गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल हिमानी फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की यूनिट एटम्स एंड न्यूक्लियाई का न्यूक्लियाई वाला पार्ट कर रहे हैं बिकॉज एटॉमिक पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और जितने भी टॉपिक्स हमारे एटॉमिक वाले पार्ट पे कंप्लीट हो गए हैं उनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको वहाँ पर सॉल्व करवाया है। सो अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड ज़रूर से उसे शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप वहाँ पे मेरे चैनल पे जाएंगे। चैनल पे जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें हमने एटम्स एंड न्यूक्लियाई वाले पार्ट की ही प्लेलिस्ट बनाई हुई है पर्टिकुलर। उसमें जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी एंड एक एक करके वो सारी वीडियोस देखिएगा स्टार्टिंग से। देन आफ्टर दैट उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड ये जो न्यूक्लियर वाला पार्ट है ये कम्प्लीटली न्यू है, इसमें एटॉमिक वाले पार्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर आप यहाँ से भी शुरू करते हैं तो आप फर्स्टली इसे भी साथ साथ करिए और जो एटॉमिक वाला पार्ट है उसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूक्लियर का लेक्चर नंबर 1 विथ हैंड रिटन नोट्स। मेरी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा जब मैं आपको समझाऊंगी। मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स भी हैं इस पर और बाकी वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारी पहली स्लाइड है उसमें हमने बताया है कि व्हाट इज़ अ न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियर वाली यूनिट पढ़ने से पहले हमें न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा बहुत जानना भी ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा ये हमारा क्या है, एक एटॉमिक मॉडल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक एटम है जिस पे क्या होता है, एक सेंटर पे हमारा न्यूक्लियस होता है हमें पता है, और इसके चारों ओर शेल्स में डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक शेल दिखाई है तो इसके चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। यही इस चीज़ की स्टडी हमने करनी है हमारे इस लेक्चर पे, इस चैप्टर पे, दैट इज़ न्यूक्लियर वाला जो चैप्टर है। बेसिकली हमारा जो न्यूक्लियस है ये कंसिस्ट होता है, इस पे हमारे होते हैं सिर्फ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज होती हैं एंड जो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हमारे न्यूट्रली चार्ज बॉडीज होते हैं। दैट इज़ कि उनमें ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज ना ही उनमें कोई पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही उनमें कोई नेगेटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसीलिए इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडीज होती हैं। बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि न्यूक्लियस क्या होता है। आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे बिकॉज अगर आप पेन और नोटबुक लेके ही वीडियो देखेंगे तो ही आपको चीज़ें समझ में आने वाली है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ लेक्चर देखने के तरीके से यहाँ पे लेक्चर देख रहे हैं तो आई सजेस्ट यू कि आप एक पेन और कॉपी भी साथ में रखिए और जो जो मैं आपको समझा रही हूँ आप पूरा डिटेल में उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपको दोबारा से वीडियो ना देखनी पड़े और आप जल्दी से अपनी कॉपी खोल के सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, एंड न्यूट्रॉन्स दैट आर वट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओवरऑल तो उसका चार्ज होता है हमारा न्यूक्लियस का वो हमारा पॉजिटिव होता है। Okay, so protons and neutrons are in turn made up of particles called quark. ये आपकी थोड़ा हायर लेवल का है, ये आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि क्वार्क्स क्या होते हैं। एंड द केमिकल एलिमेंट ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और हमें पता है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी एटम का, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है या केमिकल एलिमेंट होता है, वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, जब हमें पता हो एटॉमिक नंबर उसका और नंबर ऑफ प्रोटॉन पता हो, है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको सिंपली मैंने आपको पूछा नहीं कि ये हाइड्रोजन है, बट मैं आपको बोलूँगी कि जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो और उसका दैट इज प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं जो कि मास नंबर के इक्वल होता है वो हमारा 2 है, तो हम बोलेंगे सिंपली इसे क्या, हम उसे बोलेंगे हाइड्रोजन। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, लाइक मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ ये लाइन। एक मिनट आप ऐसे ही होल्ड करिएगा, ओके। देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एलिमेंट है x, ओके, x एलिमेंट है और हमें पता है ये हमारा यहाँ पे जो होता है ये इसका मास नंबर होता है कि एटॉमिक मास कितना है इसका, और ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर, ओके। तो अगर मैं आपको ये एलिमेंट का नाम ना बताऊं और मैं आपको सिर्फ ये दो चीज़ें बताऊं, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, ये हमारा होता है प्रोटॉन नंबर, ये बेसिकली हमारा होता है प्रोटॉन का नंबर कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं हमारे, ओके। तो ये हमारा हो गया प्रोटॉन नंबर और ये हो गया एटॉमिक नंबर, ओके। तो अगर मैं आपको सिर्फ Z और A बताऊं और आपसे बोलूं कि ये हमारा कौन सा एलिमेंट है तो क्या आप इसे बता सकते हैं।
सो आंसर इज येस। तो यही वो लाइन कह रही है कि जो केमिकल एलिमेंट होता है किसी भी एटम का, उसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज ए मास नंबर, एंड द एटॉमिक नंबर जेड, दैट इज जेड। ओके, और दूसरी चीज हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हैं किसी भी एटम पे। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू होता है हमारा सिंपल सा ए माइनस जेड। ओके, ए, मुझे थोड़ा सा टाइप करने इसे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इससे। तो ये हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम लोग कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाते हैं और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और ये एटॉमिक नंबर होता है। सो अगर आपको बोला जाए कि z इक्वल टू 1 है और a इक्वल टू 2 है, तो आपको पता है z इक्वल्स टू 1 हमारा हाइड्रोजन होता है और एटॉमिक मास दैट इज 2 हमारा हाइड्रोजन के लिए होता है। तो आप सिंपली बता सकते हैं कि ये हाइड्रोजन है। ऐसे हीलियम के लिए z इक्वल्स टू 2 होता है और a इक्वल्स टू 4 होता है। तो ऐसे बहुत जितने भी एलिमेंट्स अगर आपको याद होंगे उनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर, तो आप आसानी से उसका केमिकल एलिमेंट का नाम बता सकते हैं। तो ये लाइन यही कह रही है। ओके, सो तो आगे बढ़ेंगे हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो वो मैंने आपको एक यहाँ पे टेबल दी है, उस पर मैंने मेंशन किया हुआ है। हम लोग इस यूनिट में सबसे पहले पढ़ेंगे हमारा न्यूक्लियर साइज क्या होता है, दैट इज़ कि न्यूक्लियस का साइज़ क्या होता है। फिर उसके बाद डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक इनके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इनसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। सो उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मास डिफेक्ट, देन उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी दैट इज डेरिवेशन, क्योंकि उसका फॉर्मूला कहाँ से आया वो हम डिराइव करेंगे, तो उसी को हम बोलेंगे एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वीडियो को। ये चीज़ें हम बहुत ही आसान वे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस वीडियो पे। सो उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, जो हमारा ये वाला पार्ट होगा, रेडियो एक्टिविटी से पहले वाला पार्ट होगा, सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व हम पढ़ेंगे उसका हम सिग्निफिकेंस भी पढ़ेंगे और उसकी एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे, दैट इज सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशंस आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर, तो वो भी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा ये सब पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो हमारे न्यूक्लियर की दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे बिना स्किप करिए आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और जल्द से जल्दी सब्सक्राइब भी करिएगा। सो ओके, तो पहली चीज़ हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर साइज। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसका साइज क्या होता है। तो न्यूक्लियस का साइज हमारा क्या होता है ये हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारा कोई न्यूक्लियस है मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियर साइज हमारा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली, ओके, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियर, क्योंकि हमने न्यूक्लियस को क्या कंसिडर किया हुआ है, एक हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, स्फेयर कंसिडर किया हुआ है इस न्यूक्लियस को। तो जो ये स्फेयर है दैट इज जो ये न्यूक्लियस है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर, दैट इज मास नंबर हमने अभी आपको बताया था, मास नंबर होता है ए, ठीक है। तो इसके क्या होता है, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज वॉल्यूम वी, वॉल्यूम ऑफ दिस न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ए। तो मास नंबर ए दैट इज, तो न्यूक्लियर का हमें पता है कि इस न्यूक्लियर में हमारे क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एंड दिस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि न्यूक्लियर में हमारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। और हमने माना कि चलो ठीक है, ये हमारा क्या है, एक न्यूक्लियस है। चलिए हम हमारे इस डायग्राम पे देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है, आर है, इसकी रेडियस हमारी आर है, ओके, आर रेडियस का न्यूक्लियस है, ये हमने कंसिडर कर लिया है। फिर उसके बाद हमने जो चीज़ इसमें करनी है वो है हमारा, ओके, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर, हमने पढ़ा था। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब होता है और यही हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ए। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, ये सॉरी ये पाई नहीं होगा, इसे हम हटा देते हैं यहाँ से, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो हमारा क्या है, यहाँ से ये जो क्वांटिटी है, ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये हमारी किस में चली गई, प्रोपोर्शनल वाले साइन पे चली गई। और ये जो हमारे यहाँ से आर क्यूब है, इसका हमने इस पे डिपेंडेंसी चेक करी। तो आर क्यूब पे किस तरीके से डिपेंडेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस आर, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर।
एंड दिस आर इज, अब यहाँ से हमारा क्या होगा, हमने क्या करना है, हमें आर पे डिपेंडेंसी दिखानी है, ना कि आर क्यूब पे। तो आर पे डिपेंडेंसी दिखाने के लिए हमें पता है आर जो होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की पावर 1/3 के। अब कुछ बच्चों के समझ में ये चीज़ नहीं आ रही होगी कि ये कैसे आया, तो इट इज़ वेरी सिंपल। हमने क्या किया, दोनों साइड क्यूब कर दिया, दोनों साइड हमने क्यूब रूट ले लिया, है ना। इसके दोनों साइड अगर हम क्या लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज क्यूब रूट। दोनों साइड क्यूब रूट ले लेंगे तो हमारा यहाँ से क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये की पावर 1/3 बन जाएगा। ओके, तो नेक्स्टली यहाँ से हमारे पास क्या आया, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा रिजल्ट आने वाला है। वो रिजल्ट ये है कि जो हमारा आर है वो इक्वल्स टू हो गया आर नॉट ए की पावर 1/3, एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, और ये बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो हमें पता है कि एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, तो यही कांस्टेंट हमारा क्या है, हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3, 1/3 मतलब ए का क्यूब रूट है ये। तो यहाँ से आर नॉट की जो वैल्यू होती है एक्सपेरिमेंटली वो हमें मिलती है अराउंड 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, एंड 10⁻⁻15 हमारा कौन सी रेंज होती है, ये हमारी फर्मी की रेंज होती है। तो जो ये हमारी न्यूक्लियर साइज होता है, दैट इज जो न्यूक्लियर साइज दैट इज रेडियस हमारी जो होती है वो हमारी किस में काउंट होती है, फर्मी मीटर में ही हमेशा हम इसे काउंट करते हैं, फर्मी मीटर। ओके, फर्मी मीटर में इसे हम काउंट करते हैं। ओके, तो इसके बाद देखिए न्यूक्लियर डेंसिटी हम पढ़ने वाले हैं। अब हमने रेडियस पढ़ लिया, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हमारा न्यूक्लियर डेंसिटी। सो न्यूक्लियर डेंसिटी का क्वेश्चन आपको पता है किस तरीके से आता है। सी क्वेश्चन क्या आता है कि शो दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ए इन अ गिवन न्यूक्लियस। तो ये चीज़ें आपको तब समझ में आने वाली हैं जब आप ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियर डेंसिटी वाला। हमें पता है कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है, ओके सी, ये जो हमारा क्या है न्यूक्लियस है, हमने क्या किया, कंसिडर किया एक न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है, ठीक है। तो लेट मास ऑफ न्यूक्लियस इज M, ठीक है, स्मॉल m, दिस इज नॉट 6, दिस इज इन्वर्टेड कॉमास। सो ये हमारा क्या है, ये M दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस है, और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई को हमने क्या किया, कंसिडर किया है, रो कंसिडर किया है, क्योंकि डेंसिटी को हम रो से ही डिनोट करते हैं, ये साइन हमारा रो होता है। तो हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 9 से आई गेस। तो मास हमारा होता है स्मॉल m इंटू मास ऑफ न्यूक्लियाई, दैट इज न्यूक्लियस का मास इंटू मास ऑफ एटम, ठीक है, एटॉमिक मास हो गया हमारा। और वॉल्यूम ये हमारा 4/3 पाई आर क्यूब कहाँ से है, क्योंकि हमने न्यूक्लियस को एक स्फेयर कंसिडर किया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, 4/3 पाई आर अभी हमने हमारी पिछली ही स्लाइड में कैलकुलेट किया है, जो कि है हमारा आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये वैल्यू पुट कर दी आर की, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा रो है, रो इज इक्वल्स टू 3m, देखो 4/3 था तो ये 3 हमारा क्या चला गया, न्यूमरेटर पे चला गया, तो 3ma दैट इज 4 पाई आर नॉट ए की पावर 1/3। बस सिंपली इसे हमने क्या करना है, अब कैलकुलेट करना है सारी वैल्यूज को रखकर। तो रो इज इक्वल्स टू 3 इंटू m अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब, रो इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27, क्योंकि मास ऑफ न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा 1.67 इंटू 10⁻⁻27, एंड 4 होता है 4, पाई होता है 3.14, आर नॉट की वैल्यू हमने बोला था कि अराउंड 1.2 फर्मी मीटर होती है, ये क्यूब है तो हमने इसका क्या कर दिया, पूरा होल का क्यूब कर दिया। फिर उसके बाद रो की जो वैल्यू है, इन सबको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये कुछ अराउंड इतनी आती है, 0.2308 इंटू 10⁻18। तो यहाँ से रो कितना आ गया हमारा, इससे सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखने के बाद हमारा जो रो है वो आया 2.31 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, क्योंकि हमारी डेंसिटी होती है उसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा आया न्यूक्लियर डेंसिटी। सो आई होप कि आपको न्यूक्लियर डेंसिटी क्लियर हो गया होगा और न्यूक्लियर साइज भी क्लियर हो गया होगा, दैट इज न्यूक्लियर साइज का फॉर्मूला होता है हमारा आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3, ठीक है। एंड यस, वन इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करना भूल गए कि देखिए न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है इतनी ज़्यादा है, सी कितनी है, 2.31 इंटू 10⁻17,
kg पर मीटर क्यूब, इतनी ज़्यादा न्यूक्लियर डेंसिटी हमारी है, न्यूक्लियस की डेंसिटी हमारी इतनी ज़्यादा है। एंड यू नो व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग है, जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ जो है हमारा, उसकी जो डेंसिटी है वो अराउंड है हमारी 10⁻³ और ये कितनी है 10⁻, ओके ये है हमारी 17, ओके 10⁻17 है ये हमारी। तो आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों को और देख सकते हैं कि जो हमारी न्यूक्लियर डेंसिटी है वो कितनी ज़्यादा, जो हमारा न्यूक्लियस है वो कितना ज़्यादा डेंस है। ओके सो नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स हम पढ़ने वाले हैं ये। तो न्यूक्लियर फोर्स हमारा क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स हमारा सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि दो बॉडीज़ के बीच में लगता है, दैट इज़ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगती है वो हमारी है न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स होती है द फोर्स विच बाइंड्स इन न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। अब आप सोचेंगे कि न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, तो न्यूक्लियॉन्स हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ओके। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, तो आप समझ गए होंगे कि हमारा न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। न्यूक्लियर फोर्स हमारा बेसिकली ऐसा फोर्स होता है जो हमारे न्यूक्लियॉन्स को आपस में बाइंड करता है, और न्यूक्लियॉन्स हमारे होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज। अब न्यूक्लियर फोर्सेज हैं तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी और ये प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे 1 मार्क्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। सो पहला जो है वो है हमारा, इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, है ना। ये जो हमारी फोर्स है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है कंपैरेटिवली कोलम्बियन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई भी फोर्स दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कोलम्बियन आर सेम, and this force is very 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 strong among all the forces in nature. So this is a very 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 important point here to note down that it is the strongest force in nature. It is 100 times more than the electrostatic force, that is the Coulombian force जो हम electrostatics में पढ़ते हैं ना, F is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 upon R square। तो वही उस फोर्स से भी ये 100 टाइम्स ज़्यादा है, जो लगती है हमारी दो चार्जेस के बीच में, उससे भी ये 100 टाइम्स ज़्यादा है। दैट इज़ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो बाइंड करती है आपस में, इतनी ज़्यादा तरीके से बाइंड होती है कि ये कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, ऐसे हम आने वाली प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे। So it is 100 times more than the electrostatic force between the protons and 10 to the power minus 38 times more than the gravitational force between the nucleons. See, 10 to the power minus 38 is very 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 large amount of force, जो कि हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स से इतने टाइम ज़्यादा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 टाइम ज़्यादा है। तो ये हम लोग करने वाले हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स में। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, मतलब इससे चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी किस में लगती है, सभी के बीच में लगता है, दैट इज कि ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग सकती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकती है, क्योंकि एक न्यूक्लियस है तो उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन ही नहीं होगा, उसमें हमारे बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होंगे। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन दोनों के बीच में भी ये फोर्स लगती है। तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, ये नहीं कि सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगती है। थर्ड इज इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स, है ना। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, मतलब कि कुछ पर्टिकुलर रेंज के लिए ही ये हमारी एप्लीकेबल होती है। इट इज़ ऑपरेटिव अप टू फ्यू फर्मी, सिर्फ फर्मी होता है 10⁻⁻15 की रेंज में ही ये सिर्फ लगती है ये फोर्स, ज़्यादा हमारी ये लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है, ओके। It is not exactly known that how the nuclear forces depend on the distance between the nucleus. अब इसमें डिस्टेंस की डिपेंडेंसी नहीं पता है हमें, अभी तक एक्सपेरिमेंट्स इतने सारे हो चुके हैं बट कोई भी एक्सपेरिमेंट ये प्रूव नहीं कर पाया है कि ये दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करती है। अब देखिए ये पॉइंट समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ओके तो मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्जेस के बीच में पढ़ते हैं, तो वो जो चार्जेस वो जो फॉर्मूला होता है फोर्स का वो होता है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 into Q2 upon R square. R square is what? It is the distance between the two charges. Okay, अगर आपको याद आ रहा हो कि वो distance between two charges है, तो जो force है वो क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के. ओके तो यहाँ पे फोर्स में और मतलब उन फोर्सेस में डिस्टेंस की डिपेंडेंसी हमें पता है, बट यहाँ पर इस वाले पार्ट पे हमें दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में ये डिपेंडेंसी नहीं पता है. देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मास डिफेक्ट. सो मास डिफेक्ट इज बेसिकली, देखिए नाम से पता चल रहा है मास में डिफेक्ट आना. तो ये कब हमारा डिफेक्ट आता है? जब हम क्या करते हैं, हमारा कोई भी न्यूक्लियाई है. मास डिफेक्ट क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ. इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड डायरेक्टली कैलकुलेटेड मास ऑफ न्यूक्लियाई. देखिए हमारे पास कोई न्यूक्लियाई है, आई नो कि ये डेफिनेशन काफ़ी नहीं है समझने के लिए, इसलिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ इसे. देखिए हमारे पास क्या है, ये एक न्यूक्लियाई है. अगर हम इसका डायरेक्टली मास कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा कुछ अलग आएगा. किससे? एक्सपेरिमेंटली. जब हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का हम मास कैलकुलेट करेंगे तो एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड, दैट इज थ्योरेटिकल एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू पे जो डिफरेंस आता है मास का, ठीक है, दोनों की वैल्यू अलग अलग आती है. तो वही डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है? मास डिफेक्ट कहलाता है. ठीक है, तो इसे हम मैथमेटिकली देखते हैं कि ये कैसे हमारा मास डिफेक्ट होता है. तो लेट m सबस्क्रिप्ट में इसके p है, दैट इज mp. mp बी द मास ऑफ ईच प्रोटॉन. मान लीजिए इसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं इस न्यूक्लियाई में, तो mp जो है वो मास ऑफ ईच प्रोटॉन है. mn जो है वो मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन है, और m कैपिटल N जो है वो मास ऑफ न्यूक्लियाई है, मतलब ओवरऑल मास ऑफ न्यूक्लियाई. ये तो हमारे इंडिविजुअल मासेस हो गए mp एंड mn, और ये हमारा ओवरऑल मास हो गया. ठीक है, तो मास डिफेक्ट, किसी भी डिफरेंस को हम, इस साइन को हम बोलते हैं डेल्टा. तो इसे हम डेल्टा से शो करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं डेल्टा m. ठीक है, तो डेल्टा m मास डिफेक्ट जो होता है वो सिंपली हमारा होता है थ्योरेटिकल मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास. थ्योरेटिकल मतलब जो हमारा कैलकुलेट करके आता है. ठीक है, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, ये एक फॉर्मूला है. इससे हम थ्योरेटिकल मास कैलकुलेट करते हैं. और ऑब्जर्व्ड मास, दैट इज हम एक्सपेरिमेंटली जो हम निकालते हैं मास का, निकालते हैं मास, तो वो हमारा होता है ऑब्जर्व्ड मास. तो थ्योरेटिकल मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास को जब हम निकालते हैं तो हमारा मास डिफेक्ट आता है, किसमें कितना मास में डिफेक्ट है. तो एम पी जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन है, जो कि किसके अराउंड आता है, ये ऑब्जर्व्ड मासेस हैं. ओके, 1.0078 एटॉमिक मास यूनिट, एंड मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है एम एन, ये होता है 1.0087 एटॉमिक मास यूनिट. और ऑब्जर्व्ड मास क्या होता है हमारा, क्योंकि थ्योरेटिकल मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास बोला, तो थ्योरेटिकल मास हमारा इतना होता है जहाँ पे ये जो है हमारी एम पी की वैल्यू हमारी ये है और एम एन की वैल्यू ये है. ठीक है, इन दो वैल्यूज़ को अगर हम पुट करके हम अगर हमारा किसी भी एटम का हमें एटॉमिक नंबर पता है, उसे हम मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी वैल्यू इतनी होती है, उसका एटॉमिक नंबर पता है माइनस एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर होल इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू ये है, तो हमें हमारा थ्योरेटिकल मास मिल जाएगा. वैसे ही हमारा जो ऑब्जर्व्ड मास होता है वो होता है एम ए जेड. ओके, तो ये होता है ऑब्जर्व्ड मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज फाउंड, ऑब्जर्व्ड मास होता है. और ये जो ऑब्जर्व्ड मास होता है ये हमारा हमेशा थ्योरेटिकल मास से क्या होता है, कम होता है. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो थ्योरेटिकल मास है वो हमेशा ऑब्जर्व्ड मास से ज़्यादा होता है, या जो ऑब्जर्व्ड मास है वो थ्योरेटिकल मास से हमेशा कम होता है. तो ये चीज़ थी हमारी मास डिफेक्ट के बारे में, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा मास डिफेक्ट का. थ्योरेटिकल मास कितना है हमारा, इतना. थ्योरेटिकल मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास हमारा मास ऑफ न्यूक्लियाई है. ठीक है, तो आई होप कि मास डिफेक्ट आपको समझ में आया होगा. अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको बाइंडिंग एनर्जी समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सो अब चलिए हम बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं. तो हमें पता है कि बाइंडिंग एनर्जी हमारी होती है ऐसी एनर्जी जो हमारे क्या करती है, न्यूक्लियॉन्स को क्या करती है, अपने अंदर क्या करती है, बाइंड करती है. ठीक है, ऐसी एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है न्यूक्लियॉन्स को, न्यूक्लियर के सॉरी, इट इज़ द एनर्जी विच बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. यह एक ऐसी एनर्जी होती है जो दो न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने में जितनी एनर्जी लगेगी वही हमारी बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी. इस डेफिनेशन को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं. पहला कि दो हमारे पास जो न्यूक्लियॉन्स, दैट इज न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन, इनको आपस में बाइंड करने में जो एनर्जी हमारी
लगती है उससे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। या ये जो बाइंडेड है प्रोटॉन 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 या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, हम इन्हें कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि ये हमारी चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। ये एनर्जी सबको आपस में बाइंड करती है, सबको इन सेंस की न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जितने भी हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो ये मान लीजिए हमारे पास न्यूट्रॉन है, ये हमारा प्रोटॉन है, ये आपस में बाइंडेड है। इन दोनों को हम आपस में छुड़ाने में जितनी एनर्जी लगेगी इसी को हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। तो इसे हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो इनको बाइंड करने में जितनी एनर्जी लगेगी या इनको आपस से सेपरेट करने में जो एनर्जी लगेगी वो हमारी बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको इजी लैंग्वेज में समझ में आया होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली हमारी होती है दी एनर्जी विच बाइंड्स इन न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस is called binding energy. Yeah, it is also defined as the energy required to separate the nucleons from each other's interaction. एक दूसरे के इंटरेक्शन से सेपरेट करने में जो एनर्जी लगती है वो हमारी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी डेरिवेशन, इसके फॉर्मूले की डेरिवेशन, या हम इसे बोल सकते हैं एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी। बहुत ही आसान है, इसके लिए मैंने आपको मास डिफेक्ट पहले से पढ़ा दिया है। तो अगर हम मास डिफेक्ट को हम अगर आइंस्टीन एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन से कैलकुलेट करेंगे तो वही हमारी बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो देखते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कंसिडर करना है एक न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियाई को हमने कंसिडर किया तो जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, Z है, और एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें पता है कि A माइनस Z होता है। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब ऐसे ही हम लोग रिपीट करते रहेंगे इस बात को तो आपके माइंड में थोड़ा सेट हो जाएगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, A माइनस Z होते हैं। तो लेट द मास ऑफ ईच प्रोटॉन इज MP। हर एक प्रोटॉन का मास कितना है, MP है, और हर एक न्यूट्रॉन का मास जो है वो Mn है, और मास ऑफ ईच न्यूक्लियाई इज कैपिटल Mn। ओके, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि मैंने नीचे फॉर्मूले में कुछ अलग दिखा रखा है, तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे। ओके, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, और ओके वेयर इज कर्सर, ओके ये यहीं पर है। एक्चुअली ये थोड़ा मिस हो जाता है तो दिखता नहीं है, वाइट कलर का ही है। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। इसे हम लिखेंगे स्मॉल m और सब्सक्रिप्ट में लिखेंगे हम इसे कैपिटल N, क्योंकि मैंने फॉर्मूले में वही कंसीडर किया है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा इसे अलग कंसीडर किया हुआ है। ये इधर से काट दीजिएगा। ओके, इसे काट के आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे स्मॉल m कैपिटल N, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसमें मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख रखी है। फिर से कर्सर खो गया, लेट मी चेंज द कलर। हम इसे हाईलाइट करेंगे अभी ब्लैक कलर से इसके लिए। ओके, अब विजिबल है इस पर, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है तो ये पेन दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मास m इज इक्वल्स टू मास m नहीं, जो हमारा मास डिफेक्ट है वो हमारा ये इस फॉर्मूले से हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, सो हमें पता है कि मास डिफेक्ट होता है हमारा डेल्टा m इज इक्वल्स टू ZMP प्लस A माइनस Z ऑफ Mn माइनस Mn, दैट इज ये हमारा थियोरेटिकल मास है। ठीक है, ये हमारा क्या है, थियोरेटिकल मास है, और ये हमारा ऑब्जर्व्ड मास है। ओके, हाँ ठीक है, ये हमने पढ़ा कि वो हमारा थियोरेटिकल मास था और वो ऑब्जर्व्ड मास था। लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर। ओके, तो डेल्टा m इज इक्वल्स टू थियोरेटिकल मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास। So significance of mass defect by special theory of relativity equivalent energy, मैंने आपको बोला था ना मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाला रिलेशन, तो वो यही है। एनर्जी E इज इक्वल्स टू, हमें पता है बहुत ज़्यादा फेमस फॉर्मूला है mc², कि ये हमारे आइंस्टीन ने दिया था हमें एनर्जी का रिलेशन। इसे हम बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ओके, आपने क्लास 11th में भी ये चीज़ पढ़ी होगी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे। तो इसी को हमने क्या कर दिया, डेल्टा के फॉर्म में लिख दिया, चेंज के फॉर्म में लिख दिया। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा m इंटू c²। यहाँ पे जो c है ये हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो ये डेल्टा ई दैट इज एनर्जी, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा m इंटू c²। तो यही एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी यूज्ड टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। सो आई होप कि आपको बाइंडिंग एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट ज़रूर करिएगा, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई योर कमेंट, एंड प्लीज़ डू कमेंट अगर आपको डाउट लगता है तो।
सो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर. सो डेल्टा एम इज व्हाट, हमें पता है कि डेल्टा एम हमारा क्या होता है, मास डिफेक्ट होता है. और मास डिफेक्ट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला होता है हमारा ये z ऑफ एम पी माइनस प्लस ए माइनस जेड ऑफ एम एन. ठीक है, ये हमारा एम एन है माइनस एम एन, दैट इज मास ऑफ होल न्यूक्लियाई. ओके, इनटू सी स्क्वायर, यहाँ पे मैंने सी स्क्वायर लिखा हुआ है, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ. एंड दिस इज एटॉमिक मास यूनिट. इसका क्या हो गया, ठीक है, वो हो गया एटॉमिक मास यूनिट में इसकी वैल्यू इतनी होती है. तो हमने लिख लिया पूरा. डेल्टा एम की वैल्यू होती है जेड ऑफ एम पी प्लस जेड ऑफ एम पी नहीं, जेड इंटू एम पी, दैट इज एटॉमिक नंबर इंटू mass of proton plus atomic mass minus atomic number into mass of each neutron and minus mass of whole nuclei into c square, है ना. फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इस पे c स्क्वायर ऐड कर दिया. नाउ तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला ये आया हमारा. अब ठीक है, अब हमें क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो है ये एटॉमिक मास यूनिट में है. अब हमें इसे चेंज करना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी हमारी हमेशा किसमें मेजर की जाती है. ये मैंने आपको एटॉमिक वाले पार्ट पे भी बताया था कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इसे मेजर करते हैं. इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो देखिए नोट पॉइंट देखिए, 1 AMU इज इक्वल्स टू 931.5 सी स्क्वायर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉरी. 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू कितना होता है. अगर हमें चेंज करनी है हमारी बाइंडिंग एनर्जी एटॉमिक मास से किस में चेंज करनी है, हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करनी है, तो हम इसे सिंपली क्या कर देंगे 931.5 अपॉन सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे था हमारा सी स्क्वायर है, यहाँ पे जो सी स्क्वायर था वो सी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 931 अपॉन सी स्क्वायर वाले से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दीज टू विल बी कैंसिल आउट और हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा ओके और हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करने के बाद कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास सिर्फ बचेगा दिस मास डिफेक्ट इनटू 931.5. तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी को हमारा अगर एटॉमिक मास यूनिट में गिवन है, अगर आप उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करना है, चेंज करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसे 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. और ये वाला जो पार्ट है ये आपका न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. अगर नहीं आया है तो फिर से मैं आपको बोलूँगी कि आप कमेंट में जाके ज़रूर से इसे पढ़िएगा और कमेंट करिएगा जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया. फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर. तो ये हमारा होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. तो इट इज़ द पैरामीटर विच मेजर्स द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस. वेरी सिंपल इट इज़. ये जो पैरामीटर है इसी से हमें पता चलता है कि दो अगर कंपैरिजन हमें करना है न्यूक्लियस के बीच में कि कौन सा न्यूक्लियस कितना ज़्यादा स्टेबल है, उसका हम क्या निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालेंगे. दैट इज बाइंडिंग एनर्जी अपॉन इट्स मास नंबर, जो भी हमारा न्यूक्लियाई होगा. तो उसे निकालने के बाद दोनों को कंपेयर करेंगे. जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा आएगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा. जैसे हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया ड्यूट्रॉन का. हमें पता है ड्यूट्रॉन हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है जिसका फॉर्मूला होता है 1H2. तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है इसकी बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, मैं एक आपको एग्जांपल बता रही हूँ, कैलकुलेट करी हुई है ये यहाँ पे से. ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद ये आई थी हमारी 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी. तो अब हमें निकालना है इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन. तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन जो होगा वो हमारा क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी का हमें वैल्यू आया 2.25 और इसका जो मास नंबर है दैट इज ये जो है, ये वाला जो पार्ट है इसमें हमारा नीचे क्या होता है, ये हमारा एटॉमिक नंबर Z होता है और ऊपर हमारा एटॉमिक मास A होता है. तो बाइंडिंग एनर्जी अपॉन A दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विच इज इक्वल्स टू, इसे इससे डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया 1.1025 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये किसकी आई, हमारी ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आई. देन उसके बाद अब हम इसे अब हम एक और के लिए निकालेंगे. फिर दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बाइंडिंग एनर्जी मतलब दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है. तो अब यहाँ पे हम दूसरे नंबर पे निकाल लें हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम होती है हमारी 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी आई, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी हो गई हमारी 28.4. और ठीक है, ये हमारा होता है मास नंबर और ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर. कौन सा,
आपको बताती हूँ हाइलाइटर से। ओके, तो ये हमारा हो गया एटॉमिक मास, दैट इज ए, और ये हमारा 2 जो हो गया ये हो गया z। तो हमारा ए क्या है यहाँ पे 4 है, तो हमें ए ही चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 28.4 डिवाइडेड बाय 4, तो सॉल्व करके आए 7.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इससे हमें पता चला कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियन ऑफ जो हमारा किसकी हाइड्रोजन सॉरी ड्यूट्रॉन का हमने सॉल्व किया था, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियन हमारा ड्यूट्रॉन का ज्यादा है और इसका क्या है कम है, हीलियम का कम है। तो दिस इंप्लाइज दैट बाइंडिंग एनर्जी दैट इज मोर द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। जैसे कि दैट इज ओके, यहाँ पे मैंने फिर से एक चीज गलत की हुई है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे हमें पता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, ड्यूट्रॉन के कंपैरिजन में, क्योंकि ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी हमारी, एक मिनट, ओके ओके सॉरी, हमारा जो हाइड्रोजन है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी आई थी, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पिछली स्लाइड पे कितनी आई थी, ओके सॉरी वो मैंने सही लिखा हुआ है, आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसका है, ड्यूट्रॉन का है, दैट इज 1.1025 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम जो हमने अभी कैलकुलेट किया है वो आई है 7.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो कंपैरिजन करने पे ये रिजल्ट हमें सही मिला हुआ है। ठीक है, ये जो रिजल्ट है हमारा, ये हमारा रिजल्ट क्या है, सही है। ये हमारा जो है हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, ज्यादा होगी कंपैरिजन टू ड्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दिस विल बी ग्रेटर, तो ये सही है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जिसकी जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी वो हमारा जो न्यूक्लियाई होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कंपैरिजन करते रहेंगे, अगर हमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दो हमें न्यूक्लियाई दे दिए जाते हैं और उनके हमें कहा जाता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालिए, और हमें एटॉमिक मास दिया हुआ है और सब कुछ हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। अगर क्वेश्चन में दी है इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं दी है तो सबसे पहला काम हमारा है बाइंडिंग एनर्जी निकालना, फिर उसे उसके मास नंबर से डिवाइड करना। तो बाइंडिंग एनर्जी को उसके मास नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आने के बाद हमने क्या करना है, दोनों के निकालने हैं। अगर हमें दो के बीच में कंपैरिजन करना है तो हम दोनों का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि किसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। जिसका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा, जिस भी न्यूक्लियाई का ज्यादा होगा, वो न्यूक्लियाई उस दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जिसका जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा वो न्यूक्लियाई उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो ये था हमारा बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। अब हमें क्या निकाल, अब हमारे पास है नेक्स्ट चीज जो है वो है हमारी बाइंडिंग एनर्जी कर्व। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हमारी ये वाली एक्सिस है, ये वाली एक्सिस पे हमने क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन शो किया हुआ है, और इस एक्सिस पे हमने शो किया है एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक मासेस को हमने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, दैट इज इस वाली एक्सिस पे हमारा ए है और इस वाली एक्सिस पे हमारा क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दैट इज ये वाली जो एक्सिस है वो है BE/A। ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दैट इज BE। मुझे थोड़ा सा पेन टैब नहीं है अभी मेरे पास, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। सॉरी, दिस इज ए, दिस इज ए। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारी इस एक्सिस पे है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ए है। तो इन दोनों के बीच में कर्व प्लॉट है, इसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो देखिए, बाइंडिंग एनर्जी कर्व में हमें क्या शो करता है, ये हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, आप इसे ध्यान से देखिए कि कर्व हमारा कैसे इंक्रीज हो रहा है। पहले यहाँ पे हमारा है हाइड्रोजन, दैट इज ये है, फिर हमारा ड्यूट्रॉन, फिर हमारा हीलियम है, फिर हमारा है हाइड्रोजन का ही थर्ड आइसोटोप है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे हीलियम है, फिर लिथियम है, फिर ऐसे ही हमारा कर्व जा रहा है, पीक्स बन रही है देखिए इस पे, तो पीक्स बन रही है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, जा रहा है, फिर एक पॉइंट आने के बाद हमारा कांस्टेंट हो रहे हैं। ये हमारा शो करता है रिलेटिव स्टेबिलिटी को। ओके, रिलेटिव स्टेबिलिटी की कौन कितना ज्यादा रिलेटिवली स्टेबल है। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, मास पहले तो हमारा इंक्रीज हो रहा था, फिर ग्रेजुअली हमारा क्या हुआ, किसी पॉइंट आने के बाद ये डिक्रीज होने लगा। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस हम पढ़ते हैं।
तो सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व यहाँ पे भी मैंने आपको शो किया हुआ है। देखिए यहाँ से देखते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है ये हमारी एवरेज एनर्जी कहलाती है। ठीक है, सो एवरेज एनर्जी भी कहलाती है और एवरेज मास भी कहलाती है। और इनके बीच में कहीं पे हमारा क्या आता है, सॉरी गलत बन गया ये, इन्हीं के बीच में हमारा कहीं पे क्या आता है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती है। ठीक है, ओके तो यहाँ से यहाँ तक हमारे क्या होती है, एवरेज एनर्जी शो होती है। एलिमेंट्स हैवियर देन आयरन कैन यील्ड एनर्जी बाय न्यूक्लियर फिजन, ये हमारा न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन भी आने वाला है, वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हमारा इस एक्सिस पर है, इस एक्सिस पर हमारा मास नंबर है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जब हमारा ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा यील्ड फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन, यहाँ पे हमारा क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। देखिए जब दो न्यूक्लियस, ठीक है, दो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, जुड़ते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। जब हाँ ठीक है, तो क्या होता है, दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से रिलीज होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होना शुरू हो जाता है इस रेंज पे। तो ये देखिए एलिमेंट्स हैवियर देन आयरन कैन यील्ड एनर्जी बाय न्यूक्लियर फिजन। और न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, जब हमारा एक बड़ा एटम, बड़ा न्यूक्लियस, बड़ा जो एलिमेंट होता है वो ब्रेक होता है दो या दो से ज्यादा सेगमेंट्स में या फ्रेगमेंट्स में, हम कह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। फिजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना। ओके, ये है। और ये जो है हमारा आयरन, आयरन ग्रुप जो होता है आइसोटोप पर मोस्टली टाइटली बाउंड, सबसे ज्यादा बाउंड होते हैं ये हमारे जो Fe वाले एलिमेंट्स होते हैं, इसके आसपास के जितने भी होते हैं बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस एक्सिस पे हमारा पीक पे सिर्फ Fe है, तो Fe की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होती है, जो कि हमारी कितनी होती है, ये होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, किन किन की, निकल, क्योंकि इसी के आसपास है निकल, आयरन और आयरन का। ठीक है, निकल और आयरन जो होता है टाइटली बाउंड होते हैं, और आयरन जो होता है, देखिए ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा हाईलाइट करने वाला पॉइंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो ये है, ठीक है, ये चीज पढ़िए, ये वाला पार्ट देखिए, ये जो है हमारा क्या है, आयरन है। ठीक है, आयरन जो होता है वो हमारा सबसे, देखिए पीक में सबसे हाईएस्ट जा रहा है, किसकी पीक में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की पीक में सबसे हाई जा रहा है। तो ये जो है हमारे, ये सबसे ज्यादा इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है। और हमने क्या पढ़ा था, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होती है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इस पूरे हमारा जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का और मास नंबर के साथ जो हमारा कर्व है, इसमें हमारा सबसे जो मोस्ट स्टेबल वाला एलिमेंट है वो हमारा सिर्फ आयरन है। तो आयरन हैव 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसका सबसे ज्यादा है, दैट इज 8.8। तो ये सबसे ज्यादा टाइटली बाउंड होता है और बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद क्या होता है, ये अनस्टेबल होने लगते हैं जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया और भी बहुत सारे होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, जैसे निकल हो गया, निकल भी निकल बाउंड होता है टाइटली, बट इसमें भी थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये अनस्टेबल होते हैं, अपने आप को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये क्या करते हैं, टूटना शुरू हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस से ये टूटना शुरू हो जाते हैं। और उसी के बाद जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है वो हमारा रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमिना होता है जहां पर क्या होता है, हमारा जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए, क्योंकि सब कोई स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए वो क्या करने हो जाता है, फ्रेगमेंट्स में टूटने लगते हैं स्पॉन्टेनियसली। तो इसी को हम बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन की वजह से होता है जो कि, इसी को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो यहाँ इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे हमारे, वो हमारे सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें हमारा क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, एलिमेंट्स का टूटना शुरू हो जाता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो यहाँ तक हमारा क्या होता है, फ्यूज होते हैं एलिमेंट्स और इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत कम होती है। देखिए यहाँ पे सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी इसकी है। फिर उसके बाद हमारा, देखिए हमने वो कंपेयर किया था, यहाँ पे हाइड्रोजन के एलिमेंट्स आते हैं, फिर हीलियम आते हैं, लिथियम आता है, निकल आता है, उसके बाद सोडियम होता है यहाँ पर। ठीक है, धीरे 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 ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। कहाँ तक इंक्रीज होता है, सिर्फ आयरन तक होता है। आयरन के बाद क्या होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है हमारे इस कर्व में, इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व में डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। तो इट इज द कर्व बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर ए। मास नंबर ए और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच का ये कर्व होता है। ओके,
राइट। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू द मिडल रीजन दैट इज रिलीज ऑफ एनर्जी। जब हम क्या करते हैं लेफ्ट से मिडल, लेफ्ट कौन सा है हमारा, इस वाले कर्व का लेफ्ट वाला रीजन ये वाला रीजन है, ठीक है। लेट मी क्लियर। ओके, तो क्या होता है देखिए, इसे ध्यान से पढ़िएगा और कर्व देखिएगा। when we move from left to the middle region that is release of energy region of the graph, there is overall gain in binding energy, ओके, रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। जब हम क्या करते हैं लेफ्ट से मिडिल की तरफ जाते हैं, मतलब लेफ्ट वाली साइड हमारी ये है, लेफ्ट से जब हम मिडिल की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, ओवरऑल इंक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी हो रहा है। बाइंडिंग एनर्जी में क्या हो रहा है, ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है। ऑल्सो द मास नंबर इंक्रीजेस दैट इज 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई। देखिए यहाँ पे मास नंबर भी बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब 2 या 2 से ज्यादा जो लाइटर न्यूक्लियाइज हैं वो क्या हो रहे हैं, आपस में फ्यूज हो रहे हैं, दैट इज जुड़ रहे हैं। फ्यूज होने का मतलब कंबाइन हो रहे हैं और एक क्या बना रहे हैं, बड़ा न्यूक्लियर बना रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और हमारा क्या होता है, जब हम क्या करते हैं राइट टू द मिडिल रीजन ऑफ द ग्राफ जाते हैं, देयर इज, अब देखिए जब हम राइट से मिडिल की तरफ देखते हैं, लेफ्ट से मिडिल की तरफ देखने में तो क्या हो रहा है, हमारा 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई आपस में जुड़ के हमारा क्या हो रहा है, हैवी न्यूक्लियाई बन रहा है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। लेकिन जब राइट से मिडिल की तरफ आते हैं तो क्या होता है, ओवरऑल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी में ओवरऑल गेन हो रहा है, देखिए बढ़ रही है ना बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ से इस कर्व में हम लोग इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं हम, कहाँ से, इधर से इधर को देख रहे हैं, तो ओवरऑल गेन हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी है ना, बढ़ रही है, बाइंडिंग एनर्जी हो रहा है, और एनर्जी यहाँ पर भी रिलीज हो रही है। बट मास नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि मास नंबर की एक्सिस क्या है, ये मास नंबर की एक्सिस है। मास नंबर की मैं एक बार आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, लेट मी क्लियर द स्लाइड। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमारा मास नंबर की एक्सिस है, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट से मिडिल की तरफ जा रहे हैं तो मास नंबर भी बढ़ रहा है और हमारी बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ रही है। लेकिन जब हम राइट से मिडिल की तरफ आ रहे हैं तो जो हमारा मास नंबर है वो क्या हो रहा है, ये जो मास नंबर है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है, मास नंबर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ए हमारा क्या है, मास नंबर है, और ए हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कैसे हो रहा है, देखिए हम लोग इधर को आ रहे हैं तो 200 था पहले, फिर 150 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 50 आएगा, तो इधर से इधर को देखने में हमारा क्या हो रहा है, मास नंबर डिक्रीज हो रहा है। बट हमारा क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है। वो कहाँ से पता चल रहा है हमें, इस कर्व से पता चल रहा है कि कर्व ऐसे जा रहा है, तो हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखने में बाइंडिंग एनर्जी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इंक्रीज हो रही है। और क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हैवी न्यूक्लियाई हैं वो 2 या 2 से ज्यादा में क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। हैवी न्यूक्लियाई क्या हो रहे हैं, हमारे ब्रेक हो रहे हैं। जैसे कोई एक हैवी न्यूक्लियाई है तो ये ब्रेक हो रहे हैं हमारे 2 या 2 से ज्यादा में, ठीक है। ब्रेक हो रहा है हमारा हैवी न्यूक्लियाई जो है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब ये ब्रेक होते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। ये है हमारा न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन होती है प्रोसेस जब हमारे क्या होते हैं, एक जो हैवी न्यूक्लियाई होता है वो 2 या 2 से ज्यादा फ्रेगमेंट्स में टूटता है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक हमारा, जो जो हमने पढ़े अभी तक। देखिए हर एक स्लाइड आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करिएगा, एंड आई विल बी हैप्पी टू गिव यू रिप्लाई। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो उसके लिए आपका बहुत सारा थैंक यू, एंड मुझे सपोर्ट करिएगा। अगर आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा मेरे वीडियो को। बाय, टेक केयर।